लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। क्लियर है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो भी चीज़ चमकती है ज़रूरी नहीं है वो सोना हो। देयर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। उसकी कोई ना कोई एक नेगेटिव साइड ज़रूर होती है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट डीमेरिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखेंगे जिनकी वजह से या जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं वो जो डीमेरिट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट है एलपीजी का इंडिया में, क्या वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, तो जो हेडिंग है इसमें ही समझ में आ रहा होगा हम क्या बात करना चाहते हैं। ठीक, growth of GDP has primarily being owing to a growth of secondary and tertiary sectors। जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें ज़्यादातर किस वजह से हुई है? जो भी ग्रोथ हुआ है सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में। ठीक, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज़ depleted to a miserably low level 2 to 3% per annum, because of which India is witnessing a widening gulf between the rural and urban economics. It implies spread of poverty। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो। क्यों? क्योंकि उसको टोटली निगलेक्ट कर दिया गया था एलपीजी पॉलिसीज़ के थ्रू। ठीक है, तो उसका जो भी ग्रोथ रेट में उसका शेयर जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो अब एकदम लो होके कहाँ पे पहुँच गया था? 2 से 3% के बीच में रह गया था, वो भी पर एनम। इस वजह से क्या हुआ, जो इंडिया थी उसमें इंडिया में जो रूरल और अर्बन इकोनॉमी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। ठीक, इट एम्प्लाइज स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। इसकी वजह से क्या हुआ? जो गरीबी थी वो फैलने लगी। In fact, slow growth of agriculture sector must ultimately hinder the process of growth of the industrial sector as well। This is because अब ये जो स्लो रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ेगा, उसकी भी ग्रोथ स्लो रहेगी। और ऐसा किस लिए है? बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्या होता है? एक प्रिंसिपल सोर्स होता है। ठीक है, किसके लिए? जो भी लेबर सप्लाई होती है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है? एक डिमांड का भी सोर्स होता है, क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं प्रेजेंट टाइम में वो सब किसी ना किसी मशीन के बेस पर होती है। ठीक है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो थ्रेशर हो, चाहे ट्यूबवेल हो, कुछ भी हो, मतलब मशीन्स की एक डिमांड बनी रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। तो जो एलपीजी पॉलिसीज है उसका मेन फोकस कहाँ पे या कंसंट्रेशन कहाँ पे था? जो कि अर्बन एरियाज हैं इंडिया के, उसकी ग्रोथ पर था। क्लियर है? Think of any MNC, you will hardly find its trace in the rural area of the country। मतलब कोई भी MNC कंपनी का जो रूरल एरियाज हैं अपने, कहीं भी उनकी कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। ऑल MNCs आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज। जितनी भी MNCs हैं वो टोटल और अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाकों में ही फोकस कर रही है। वेयर दे फाइंड कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, दिस हैज़ फर्दर वाइंडेड द रूरल अर्बन गल्फ। ठीक, और ऐसा किस लिए होता है कि एमएनसीज केवल अर्बन एरियाज पे ही फोकस कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलती हैं
वो इजीली अवेलेबल रहती हैं, और ये भी एक तरीके से अर्बन और रूरल इकोनॉमी के बीच में बहुत ही बड़ी दरार का काम कर रहा है, ठीक है। या ये भी एक तरीके से बड़ा डिफरेंस जो हुआ है रूरल और अर्बन इकोनॉमी में, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अर्बन गल्फ implies economic dualism which depends social dualism as well. अर्बन रूरल गल्फ जो होता है वो क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसा पड़ता है, ड्यूअलिज्म ऑफ डिपेंड्स social dualism as well. Economic and social dualism are always a big threat to the process of growth and development. ये जो सोशल और अर्बन इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म होती हैं, मतलब दोहरी इकोनॉमी होती है जो, वो क्या होती है, काफ़ी बड़ा थ्रेट होती है किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, ठीक। इंडिया सफर्ड नियरली 200 years of political colonialism ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या होता है, इंडिया ने लगभग 200 साल, ठीक है, जो कॉलोनी बनी हुई थी ब्रिटिश की, उसमें सफ़र किया था, ठीक, उसमें झेल रही थी। नाउ वाइल एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल, वी माइट सफ़र अ शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, ठीक है। जो एमएनसीज हैं अब क्या हो रही हैं, एक्सपेंड होती जा रही हैं और इकोनॉमिक में कंट्रोल उनका बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या समझ कर सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर भी इकोनॉमिक कॉलोनिज्म बनता जा रहा है। Implying a situation where MNCs are exploiting the Indian markets to sell their products। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो MNCs थी वो अब धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल करती जा रही थी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इन द प्रोसेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर मार्जिनलाइज ओइंग टू देयर पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। और इस वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी पुअर होती चली गई इस वजह से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। ये जो एमएनसी जो बढ़ती चली जा रही हैं, ये किसकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पॉलिसीज की वजह से हुआ, एज रिजल्टेड इन अ लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ consumerism. A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift, going beyond their means. The Indian society is adapting itself to the Western culture of spending through borrowings. जो इंडियन सोसाइटी थी अब धीरे धीरे वो क्या अडॉप्ट करती जा रही थी, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करती जा रही थी, किससे, बोरोविंग्स की वजह से। दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स। इसकी वजह से क्या हो सकता था कि जो मार्केट का जो साइज था ट्रेडर्स के लिए वो बढ़ सकता था, एंड द मैन्युफैक्चरर्स, बट सर्टेनली इनहेंसेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स एज कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लूप साइड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बट इट इज़ लूप साइड। एलपीजी ने क्या किया था, जो ग्रोथ प्रोसेस था इंडियन इकोनॉमी का वो बढ़ा तो दिया था, लेकिन उसमें भी कई तरीके के होल थे या लूप्स थे। इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या थी, मतलब टोटल मतलब गुड प्रोसेस तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें क्या था, जो कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसको ग्रोथ में या इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इंस्टेड इट इज़ इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और ये टोटली किस पर रिलायबल थी, जो टर्टियरी सेक्टर होता है या सर्विस सेक्टर होता है इकोनॉमी का, उस पर। इन फैक्ट इट इज़ जस्ट एन आईटी फोकस्ड ग्रोथ process which is gradually overshadowing the process of industrialization
besides neglecting the farming sector. ठीक, अगर हम ये कह सकते हैं कि जो एलपीजी पॉलिसीज थी केवल और केवल आईटी फोकस, ये जो आईटी सेक्टर होता है उस पर टोटली फोकस था उनका, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मिंग सेक्टर था उसको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया, और उसको क्या हो गया, उसके ऊपर क्या ले आए हम लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आए। ठीक, it is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for the foreign markets, causing a shortfall of domestic supplies of food grain. इसकी इससे क्या अलार्म हुआ, इससे या इससे हमें क्या समझ में आया कि जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से जो इंडियन फार्मर थे वो अब पैसे के लिए अपनी क्रॉप जो है फॉरेन मार्केट में सेल करने लगे थे। ऐसा किस लिए होने लगा था, क्योंकि जो डोमेस्टिक सप्लाईज थी वो क्या हो गई थी, उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। We are often forced to import food grain despite green revolution. Rising price of food products towards the end of 2009 should serve as a wake-up call to the fact that LPG policies are almost neglecting the farming sector of the economy. Next point है हमारा cultural erosion. Globalization has also led to cultural erosion in the economy, Indian society. Following are some significant observation in the context. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, जो कल्चर था इंडियन सोसाइटी का वो भी पिछड़ता चला गया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज टेकन अ लीड ओवर ऑल पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, एवरीबडी वांट्स टू इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी। सभी क्या करने लगे थे, अब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे बजाय फैमिली और जो उसकी सोसाइटी थी उसको नेग्लेक्ट करके। ठीक, लॉयल्टी टूवर्ड्स अ फैमिली एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच यूज टू बी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द इंडियन सोशल कल्चर आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस वर्च्यूज इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये थे हमारे डीमेरिट्स किसकी, एलपीजी पॉलिसीज़ की। इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि कल्चरल इरोजन किस तरीके से हुआ, लूप साइड ग्रोथ प्रोसेस क्या क्या लूप्स थे उसमें, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये हमारे थे डीमेरिट्स। क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, विच वे टू गो, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, शुड वी और शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू द एलपीजी पॉलिसीज़, क्या हमें एलपीजी पॉलिसीज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ डिबेटेबल इशू, ये क्या है, एक बहस का मुद्दा है। बट अवॉइडिंग द pros and cons of LPG, that LPG policies are the only way to out accelerate the pace of growth and development। तो अगर हम लोग देखें कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे सबसे पहला हमारा जो एलपीजी पॉलिसीज़ हैं यही एक इकलौता ऑप्शन बचता है जो पेस ऑफ ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करने का। इंडीड पर्सुअल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ was to great extent a matter of economic compulsion rather than a matter of choice for the politicians of the country। LPGs की वजह से क्या है, अगर देखा जाए तो LPG क्या है, मैटर ऑफ इकोनॉमिक कंपल्सन है, ना कि चॉइस ऑफ पॉलिटिशियन। ठीक, एलपीजी की वजह से अब जो बिजनेसमैन है वो क्या है, अपने खुद की चॉइस से काम कर सकता है, ना कि पॉलिटिशियंस की चॉइस से। However, a compulsion should never mean an abject surrender,
it is strongly recommended that LPG policies are pursued with guarded precautions. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज को कुछ प्रिकॉशंस के साथ अपनाया जा सकता है, और वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? जैसे वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमें जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, उनके सामने सरेंडर नहीं करना है। We must see to it that we do not compromise with economic interest of our domestic producers. हमें अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी निगलेक्ट नहीं करना है या उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रोड्यूसर्स while allowing a free access to the foreign investor in the Indian market. थर्ड है हमारा, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली subservient to multinational corporations. And fourth है, we must to be in a position to channelize FDI more into areas of infrastructure rather than the retail trading or fast fooding junction like KFC and Domino's. तो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें ऐसी पोजीशन में रहना है कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो चैनलाइज रहे और उसका यूज़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, ना कि जो उसकी फूड जंक्शन या रिटेल ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि केएफसी हो गया आपका, डोमिनोज हो गया, इनके लिए ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एफडीआई का यूज़ करें। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपका काम है ये जो आपके रिवीजन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो मैं वर्कशीट दूँ आपको उसको सॉल्व करिए।